हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं पीके सिद्धांत, डबल टाइम जेआरएफ क्वालिफाइड एंड गेट क्वालिफाइड टू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर में। आज हमारा डिस्कशन होगा आरएस कन्फिग्रेशन के बारे में। आज भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन बहुत फ्रिक्वेंट वे में पढ़ेंगे। आज हम लोग आरएस कन्फिग्रेशन पढ़ेंगे, EZ RS सिस्ट्रॉन्स नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। ये एक बेसिक पार्ट है, इसे जानना जरूरी है, ठीक है। और नॉर्ड बोरेन सिस्टम भी पढ़ेंगे हम लोग आज, ठीक है। इन तीन चीज़ों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था सबसे पहले आरएस कन्फिग्रेशन के बारे में। मैंने आपको बताया था कि ये ध्यान रखिए कि 2 नंबर को रखिए ऊपर और 3 नंबर को रखिए नीचे, ठीक है। 2 को रखिए ऊपर, 3 को रखिए नीचे, और एक अगर राइट में आ गया तो R हो जाएगा, और एक अगर लेफ्ट में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, S। आप एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको ग्लूकोज का एग्जाम्पल दिया था, CHO CH2OH OH H OH OH H H OH H। तो देखिए ये 2 नंबर होगा निश्चित रूप से, और ये 3 नंबर होगा, और बाकी ये 1 और इधर 4। तो ये R लेफ्ट है तो S, ये R और ये R। इसका मिरर इमेज अगर बना दिया जाए तो आपको उसी तरह से क्या निकल जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मान लीजिए अगर इस तरह से दिया हो, ये COOH OH H OH OH H OH H H, यहाँ OH, यहाँ CH2OH OH H OH H H OH H। आप लोग डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को देखने से पहले ज़रूर इसके पीछे वाला वीडियो देख लीजिए। आप इसके पीछे वाले लेक्चर को सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा इसका वीडियो। और वहाँ से बिना देखे इसको आप प्लीज़, मैं प्रेफर नहीं करूँगा आगे बढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी अगर आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए, इन सब के लिए CH2OH है, सिर्फ OH है। देखिए जैसे ये सब OH है वैसे ये भी OH है, तो ये सभी क्या होंगे, 1 या 4। OH 1 होगा, हाइड्रोजन 4 होगा, लेकिन बाकी COH क्या हो जाएगा, 2 नंबर पे आ जाएगा। तो देखिए ये रहा 2, और आपको CH2OH लास्ट में जो नीचे की तरफ जाएगा वो क्या रहेगा, 3। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपको, R S R R S R S S, ठीक है। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर ऐसा है तो फिर इस टाइप के स्ट्रक्चर का क्या करें, जो बड़े वाले मीजो फॉर्म होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक और ले लेते हैं, मान लीजिए 8। हम यहाँ भी लेते हैं CHO और यहाँ भी लेते हैं CHO, OH OH H OH H OH H H OH OH H OH H OH H और ये H। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि ऊपर भी CHO है, नीचे भी CH है। तो आपको बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ, काइरल कार्बन गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इन 8 में 4 के ऊपर वाले के लिए 2 नंबर ऊपर होगा, 4 के नीचे वाले के लिए 2 नंबर नीचे होगा। आप चेक कर सकते हैं, इन चारों के लिए 2 नंबर ऊपर की तरफ है, इन चारों के लिए 2 नंबर नीचे की तरफ है। आप चेक करते हैं, इसके लिए चेक करते हैं, ये वाले कार्बन के लिए। देखिए ऊपर में जाओ कार्बन में ऑक्सीजन, नीचे जाओगे तब भी कार्बन में ऑक्सीजन, फिर ऊपर जाओ कार्बन में ऑक्सीजन, नीचे जाओगे तब भी कार्बन में ऑक्सीजन, ये देखो। फिर ऊपर जाके कार्बन में ऑक्सीजन, नीचे जाओगे देखो कार्बन में क्या मिल गया आपको, एक और ऑक्सीजन, और ऊपर गया तब भी कार्बन में ऑक्सीजन मिला, जबकि यहाँ कार्बन में डबल ऑक्सीजन मिल गया। यानी इसके लिए क्या मिला हमें, जल्दी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मिले। जबकि ऊपर वाले के लिए ऊपर की तरफ जाओगे तब आपको जल्दी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मिलेंगे, ठीक है। क्या बोला मैंने कि इसके ऊपर के लिए आप गिन के देखिए, यहाँ से चलिए, इसके लिए आपको जल्दी डबल बॉन्ड O यहाँ मिलेगा, इधर बहुत देर से 5वें नंबर पे मिलेगा, लेट से मिलेगा। जबकि यहाँ से नीचे वाले के लिए ऊपर जाओगे तो डबल बॉन्ड O लेट से मिलेगा, नीचे जाओगे डबल बॉन्ड O जल्दी मिलेगा। दैट्स वाई इन सब के लिए आधे से ऊपर के लिए क्या हो गया, 2 नंबर ऊपर, आधे से नीचे वाले के लिए 2 नंबर नीचे। मैंने आपको बताया था कि 2 ऊपर होगा 3 नीचे होगा, तो राइट वाले को R बोलेंगे, लेफ्ट वाले को S बोलेंगे। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, 2 नीचे आ जाए 3 ऊपर आ जाए, तो राइट वाले को S बोलेंगे, लेफ्ट वाले को R बोलेंगे। ध्यान से देखिए इस बात को, 2 ऊपर हो 3 नीचे, तो राइट वाले को R बोलेंगे, लेफ्ट वाले को S बोलेंगे, है ना।
राइट वाले को आर, लेफ्ट वाले को एस। और अगर दो नीचे हुआ तीन ऊपर हुआ तो राइट वाले को ही एस बोलेंगे, लेफ्ट वाले को आर बोलेंगे, जस्ट उल्टा हो जाएगा। चलिए देखिए, इन सब के लिए दो ऊपर है तीन नीचे है ना, तो क्या हो जाएगा, राइट के लिए आर, राइट के लिए आर, लेफ्ट के लिए एस, राइट के लिए आर। इन सब के लिए दो नीचे देखिए, तब क्या हो जाएगा, लेफ्ट वाला आर, राइट वाला एस, लेफ्ट वाला आर, लेफ्ट वाला आर। देखिए आप चेक कर लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं निकलेगी, ठीक है, कहीं कोई भी इसमें डाउट आने का सवाल ही नहीं उठता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए इस बार हमने ऊपर भी CH2OH ले लिया, यहाँ भी CH2OH ही लिया, OH OH H OH H OH H OH H OH H और ये H। अब ध्यान दीजिए इसमें टोटल 6 हैं, 3 ऊपर 3 नीचे। ध्यान दीजिए 3 ऊपर 3 नीचे, ऊपर नीचे सिमिलर है। आपको क्या लग रहा है 2 नंबर ऊपर वाला होगा? नहीं, 2 नंबर इसके लिए नीचे वाला होगा और इसके लिए ऊपर वाला होगा। देखिए आप इसकी बात करें यहाँ पर, तो यहाँ एक कार्बन में सिर्फ एक ऑप्शन मिलता है, जबकि ऊपर जैसे जैसे जाएंगे कार्बन में ऑक्सीजन, फिर कार्बन में ऑक्सीजन, फिर कार्बन में ऑक्सीजन। इसका मतलब इन तीनों के लिए 2 नंबर क्या होगा, ऊपर वाला होगा। देखिए इसकी बात करें, मान लीजिए इसकी बात करते हैं, इसके लिए ऊपर जाएंगे कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, नीचे आइए कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, नीचे ज़्यादा कार्बन ऑक्सीजन मिले, इसलिए इन तीनों के लिए 2 नंबर क्या हो गया, नीचे वाला हो गया। आप गिन के देखिए, आपको इन तीनों के लिए क्या हो जाएगा, ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन नीचे की तरफ आएंगे। डबल बॉन्ड होगा तो है ही नहीं। तो चलो इस बार इसके लिए क्या हो गया, 2 ऊपर 3 नीचे। इस बार 2 ऊपर हो गया और 3 नीचे हो गया, तभी तो ये 1 और ये 4। तो ऐसा अगर हो गया तो आपको क्या हो गया, ये हो गया आर, ये हो गया एस और ये हो गया आर। जबकि इसके लिए देखो, इसके लिए 2 नीचे है 3 ऊपर है, तो ये क्या हो गया एस एस और ये क्या हो गया आर। तो इस तरह से आपको इसके IPS नोमेनक्लेचर से पहले हम इसके RS कन्फिग्रेशन देख सकते हैं। चलिए कुछ और भी एग्जाम्पल है, उसके RS कन्फिग्रेशन हम लोग देखें। चलिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा और वो है नॉरबोरेन सिस्टम। नॉरबोरेन किसी किसी बुक में से नॉरबोरेनॉन भी लिखा जाता है। नॉरबोरेन सिस्टम क्या होता है, नॉरबोरेन सिस्टम? तो ये है नॉरबोरेन। ये है नॉरबोरेन, ठीक है। इसकी हाइड्रोजन की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन ऐसे होते हैं या एटम ऐसे होते हैं, 1 2 3 4, ये 5, यहाँ 6, फिर ये इस तरह से, फिर ये इस तरह से, ये आगे की तरफ, ये पीछे की तरफ, और यहाँ 2 कहाँ है, यहाँ प्लेन पे। मैं आपको इसके हर एक एटम के RS कन्फिग्रेशन निकालने के बारे में सिखाऊंगा कि कहीं भी अगर आपको कायरल रहे तो आपको वहाँ से RS कन्फिग्रेशन कैसे निकाला जा सकता है, ये मैं आपको बताऊंगा। ओके, ओके देखिए ये है नॉरबोरेन। आप सामने से देखिए, एक बार इसे देखिए, इस फिगर को मिलाइए। अगर मैं आपको बताऊं नॉरबोरेन कैसे बनाया गया, तो गौर से देखिए, पहले 6 का एक रिंग बनाया गया यहाँ पर, पहले 6 का रिंग बनाया जाता है, ठीक है। देखिए मैं भी आपको बना दिखाता हूँ। देखिए 6 का एक रिंग बनाया गया सबसे पहले, इस तरह से। देखिए 6 का रिंग है, देखिए है ना, 6 का रिंग इस तरह से है, बिल्कुल टफ फॉर्म में। क्या बोलते हैं इसको, बोट फॉर्म। ये आपके बोट फॉर्म में है, और इसके ऊपर एक कार्बन को जोड़ा गया ऊपर से इस तरह से, ऐसे और फिर ऐसे, और इनके मिलाने से क्या बना ये, तो ये आपका नॉरबोरेन सिस्टम बना। यानी कि हमने क्या किया, इसको आपस में जोड़ दिया, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो ये नॉरबोरेन सिस्टम इस तरह से बनाया गया। देखिए नॉरबोरेन सिस्टम की खासियत ये है, इसके बारे में आपको समझना चाहिए कि इसमें ये जो 4 हाइड्रोजन है ना, ये नीचे की तरफ है। गौर से देखिए, ये 4 हाइड्रोजन कहाँ है, ये नीचे। ये ग्रीन वाले भी हाइड्रोजन नहीं है, कुछ और नहीं है, ये 4 हाइड्रोजन नीचे हैं। देखिए 1 2 3 और 4, देखिए ये 4 हाइड्रोजन नीचे हैं, ठीक है, और 4 हाइड्रोजन ऊपर हैं, 1 2 3 4। RS निकालने वक्त भी आपको ध्यान देना है कि इस जगह पे जो होगा वो नीचे होगा, और यहाँ जो होगा वो क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। यानी आपका 4th ग्रुप जो यहाँ होना चाहिए, यहाँ नहीं। अगर यहाँ होगा तो आपको RS को पलटना होगा, ठीक है।
इस दोनों को देखिए, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये हाइड्रोजन, ये आगे वाला, ये जो हाइड्रोजन है ये हमेशा आगे की तरफ होगा। अगर आपको लाइन दिया जाए या सॉलिड लाइन बना के दें, ये हमेशा आगे की तरफ होगा ये हाइड्रोजन। जबकि इस हाइड्रोजन की बात कीजिए, ये वाला, ये हाइड्रोजन, ये वाला, ये हमेशा कहाँ होगा, ये हमेशा पीछे की तरफ होगा। और जहाँ तक इसकी बात हुई तो ये दोनों हाइड्रोजन प्लेन पे ये वाले आगे पीछे होंगे। तो इसमें अगर आपको आर एस निकालना होगा तो आपको यहाँ डबल एक्सचेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ पर चौथा वाला ग्रुप अगर यहाँ होगा, जो कि होना ही है चौथा वाला ग्रुप यहाँ पर, तो आपको ये तो प्लेन पे आ जाएंगे। ऐसे केस में आप इसका आर एस नहीं निकाल पाओगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसमें ध्यान दीजिए कि हमें आर एस यहाँ कितने पॉइंट पे निकालना पड़ सकता है। यहाँ इन चारों जगहों पे जब आर एस निकालने की बात की जाए तो नीचे वाला को फोर्थ होता है। देखिए नीचे वाला फोर्थ पे होना चाहिए, ये नहीं होगा तो आर एस को बदल दीजिएगा। और ये वाला ऊपर है, चारों इस जगह पे निकालना पड़े तो ये देखिए कि ये जो हाइड्रोजन है ये ऑटोमेटिकली बिना कुछ किए आगे रहेगा, इसको आप पीछे नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है ये वाला आगे वाला, ये हमेशा आगे रहेगा, ये कभी पीछे नहीं जाएगा। अगर आपको आर एस निकालना है तो आपको आर एस को पलटना ही होगा, पलटना ही होगा, पलटना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आर एस कभी इसमें सीधा आएगा ही नहीं। क्योंकि ये जो चौथा वाला पोजीशन होगा हाइड्रोजन या कोई भी फोर्थ ग्रुप यही लगेगा, ये कभी भी, हालांकि ऐसा नहीं भी हो सकता है कि यहीं पर लगे, लेकिन जब भी यहाँ लगेगा तो क्या होगा, इसको आपको पलटना होगा। और जहाँ तक इसकी बात कीजिए, फोर्थ ग्रुप यहाँ लगेगा तो आपको पलटने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये जो होगा ये सबसे क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली पीछे की तरफ, इसको पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर यहाँ पड़ा जाए ये वाला पोजीशन पे, तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये तो खैर कहाँ है, ये जो है ये कहाँ, ये तो प्लेन पे है, ये वाला पोर्शन होगा आगे, ये वाला पोर्शन आगे है, और ये वाला पोर्शन क्या होगा, ये पीछे। देखिए इस बात का ध्यान रखिए कि ये वाला जो पोर्शन है ये कहाँ है, ये आगे की तरफ है, और ये वाला पोर्शन पीछे की तरफ है। अगर आपको वहाँ आर एस निकालना पड़ जाए तो आपको क्या लेना होगा, आपको करना होगा डबल इंटरचेंज मेथड या डबल एक्सचेंज मेथड। ओके डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए शुरुआत यहाँ से करते हैं, यहाँ से शुरू किया जाए। सबसे पहले तो नंबर सेट कर लेते हैं। देखिए निश्चित रूप से क्लोरीन है तो नंबर 1 होगा, ठीक है, क्लोरीन है तो नंबर 1 होगा। और ध्यान देने वाली बात ये है कि सिर्फ इससे भी कायरल नहीं है, कुछ और लगाना होगा आपको। ये लो, हमने ये लगा दिया, ठीक है। अब चलो देखो, इस जगह से यहाँ हाइड्रोजन जाओ, ये तो निश्चित रूप से फोर्थ हो गया। अच्छा यहाँ से यहाँ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, यहाँ जब आओगे इसके बगल में ग्रुप पड़ेगा, देखो, और यहाँ आओगे तो ग्रुप दूर हो जाएगा, वो मिथाइल ग्रुप, देखो, यानी आगे वाला दूर हो गया और पीछे वाले से नज़दीक हो गया। तो पीछे वाले को कितना नंबर दिया जाए, पीछे वाले को दिया जाए 2 नंबर, आगे वाले को दिया जाए 3 नंबर। नहीं समझे क्या बताया मैंने, फिर से समझने की कोशिश कीजिए कि भाई ये क्लोरीन तो हो गया 1, ये हाइड्रोजन हो गया 4, लेकिन आप यहाँ से अगर आओगे ऐसे, देखो बगल में मिल गया आपको, डबल बॉन्ड मिला और मिथाइल नहीं मिला। जबकि यहाँ आते हो तो डबल बॉन्ड मिलेगा और फिर उसके बाद जाके मिथाइल मिलेगा। सेम पोजीशन पे डबल बॉन्ड और मिथाइल नहीं मिलेगा। इसका मतलब पीछे वाले से आपको नज़दीक मिल रहा है डबल बॉन्ड भी और मिथाइल भी, आगे वाले से डबल बॉन्ड तो उसी पोजीशन में मिल जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि मिथाइल जो है वो क्या हो रहा है, वो दूर हो जा रहा है। चलो इसका मतलब ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, और ये 1 4 4। एक काम करो, इसको लिख लो ऐसे, 1 4, और ये क्या हो गया, आगे की तरफ कौन है 3 और पीछे की तरफ कौन है 2। समझने की बात है कि आपको यहाँ क्या करना होगा, डबल एक्सचेंज करना होगी। चौथा जो है वो कहाँ है, आपको प्लेन पे। जब भी चौथा मेरा प्लेन पे होगा, आपको पता है ना कि चौथा प्लेन पे नहीं हो सकता, चौथा कहाँ होगा, जो फोर्थ होगा वो या तो अप या डाउन होना चाहिए, लेकिन वो बेचारा प्लेन पे है, तो क्या करो, डबल एक्सचेंज कर दो। डबल एक्सचेंज कैसे करवाते हैं, इसको इससे और इसको इससे एक्सचेंज करवा दो। तो ये रहा 3 और ये रहा 2, ये रहा क्या नंबर 1 और ये रहा नंबर क्या आपको, सॉरी 4 यहाँ आ गया, 2 यहाँ चला गया, देखो 3 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, देखो। और अब जब क्या करना, अब आपको 1 से 3 घूमना है, 2 होते हुए, 1 से 3 चलो, 2 होते हुए, देखो 1 से 3 क्या दिखा आपको, R दिखा। और हाइड्रोजन चौथा कहाँ है, पीछे है। तो चलो अच्छी बात है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका R हो गया। क्या हो गया, ये R हो गया। वेरी गुड। समझना है, एक बार दोबारा से वीडियो को पॉज करके वीडियो को दोबारा से एक बार बैक करके देख लो।
इसको देखना है, ठीक है। इससे उस पर फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे उस पर, ठीक है। चलिए इसको देखना है, इसका आरएस देखना है। आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ये मिथाइल ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड है और ये हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली क्या है, अपवर्ड है। तो सोचने की बात कहाँ रह गई फिर। चलो किधर चलें हम, यहाँ से जाएंगे, देखो यहाँ से इधर चलो, 2 पे डबल बॉन्ड, यहाँ से चलो 1 2 फिर 3 पे क्लोरीन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ से लोगे 1, यहाँ के बगल में ये और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ देखो यहाँ 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 तब डबल बॉन्ड, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से ऐसे जाओगे तब भी क्लोरीन मिलेगा, यहाँ से ऐसे जाओगे क्लोरीन, मतलब ये रास्ता हर चीज़ के लिए दूर पड़ता है, क्लोरीन के लिए भी और डबल बॉन्ड के लिए, ये रास्ता हर चीज़ के लिए नज़दीक आता है। तो ये हो गया आपका कौन, 1 नंबर। ये वाला निश्चित रूप से मिथाइल से तो बड़ा ही होगा ना, तो 2 नंबर, ये मिथाइल 3 नंबर और ये हाइड्रोजन 4 नंबर। चलिए तो आपको क्या देखने के लिए मिला कि भाई 1 से 3 चलो, 1 से 3, ये 1 से 3 आ जाओ, तो ये तो S दिख रहा है, लेकिन आपको हाइड्रोजन कहाँ हो गया, देखो कहाँ है हाइड्रोजन, मैंने बताया था ना कि अगर इस तरह से होगा तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन ऊपर आ गया, तो S दिखा लेकिन हो क्या गया, ये R हो गया। आई बात समझ में, वेरी गुड। चलिए इस बारे में आरएस निकालना है, कहाँ कहाँ आरएस निकालना है भाई। तो देखो आरएस हमें कहाँ कहाँ निकालना है, एक बार अच्छे से नोट समझ लो, आरएस कहाँ कहाँ निकालना है। आरएस इस जगह पे निकालना है, देखो ये भी कायरल है, 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 ठीक है, ये सभी कायरल है। चलो एक काम करते हैं, बनाते हैं पहले इसका जरा बड़ा स्ट्रक्चर। एक एक करके करते हैं। आप जब भी कभी ऐसा है तो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना लो, 1 बाय 1 करो। चलो पहले एटम को लगा दो जो जहाँ है, उसमें कोताही नहीं होनी चाहिए। मिथाइल हाइड्रोजन CH3 ऐसे बना के मैं सिंगल लाइन दे देगा आपको, आप खुद समझो कि वो आगे है, और यहाँ हाइड्रोजन दे देगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। यहाँ ये देखो, ये हो गया 1, निश्चित रूप से डायरेक्ट क्लोरीन है भाई, 1 नंबर ही होगा। अच्छा यहाँ देखो निश्चित रूप से 2 नंबर यही आएगा, क्योंकि इसी ग्रुप में क्या हो, जल्दी जल्दी ग्रुप मिलेगा। पीछे आओगे तो घूम के ग्रुप मिलेगा, वो भी कम मिलेगा। और ये हो गया 3 और ये हो गया 4। चलो शुरू करते हैं। 1 4, आपको पता है आगे वाला ये क्या है, ये तो आगे है ना, ये क्या है, सॉलिड है ना आगे वाला, तो 2 नंबर क्या हो गया आगे, और 3 नंबर कहाँ हो गया पीछे। चलो शुरू करते हैं। अगर इस तरह से दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, 4 नंबर आपका नहीं है जगह पे, तो क्या कर दो, मैंने बताया था कि ऊपर में हमेशा डबल एक्सचेंज करना होगा। लगा दो डबल एक्सचेंज, तो ये 2 और ये 3, यहाँ क्या आ गया 1 और यहाँ क्या आ गया 4। चलो 1 से 3, ये क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज S, देखो S है ना, ये तो S जा रहा है और हाइड्रोजन पीछे है, तो S का S ही रह गया। ओके वेरी गुड। तो ये हो गया कौन सा, ये हो गया S। इसकी बात करते हैं ये वाले की। निश्चित रूप से यहाँ डायरेक्टली ब्रोमीन लगा है, तो ब्रोमीन 1 नंबर होगा, नीचे आ गया ब्रोमीन। और ये हाइड्रोजन बेचारा क्या होगा, हाइड्रोजन तो 4th होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन 2nd और 3rd किधर होगा, तो देखिए आपको देख के पता चल रहा है। सर इधर जाओगे ना सर, आपको कार्बन पे ढेर सारा कार्बन मिलेगा, तो ये हो गया 2। और सर यहाँ जाओगे ना सर, कार्बन देर से मिलेगा सर, तो ये हो गया आपको 3। तो चलो इसमें तो खैर कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1 नीचे 4 ऊपर है, तो चलो 1 से 3 पे चलो। 1 से 3 क्या दिख रहा है, R, देखो क्लॉकवाइज देखो, और हाइड्रोजन ऊपर है, तो क्लॉकवाइज क्या होगा, R आया, लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा S, क्योंकि हाइड्रोजन ऊपर है ना, तो पलटना पड़ेगा आपको। तो ये लो, ये भी क्या है, S है। चलिए अब इसकी बात करें, ये वाले की, इसकी बात कीजिए। इसमें मिथाइल जो है वही 4th पोजीशन पे, देखिए सबसे छोटा ग्रुप है, लेकिन आगे की तरफ है। 1 2 किसको दिया जाए, देखो ऊपर देखो, यहाँ जाओगे तो आपको कार्बन पे ब्रोमीन मिलेगा नंबर 1,
ऊपर जाके कार्बन में क्लोरीन मिलेगा नंबर 2, इधर जाके कार्बन में मिथाइल मिलेगा नंबर 3। कितना आसान है, इधर जाके कार्बन ब्रोमीन, ऊपर जाके कार्बन में क्लोरीन, इधर जाके कार्बन मिथाइल, तो 1 2 और ये 3, और हाइड्रोजन आगे है ही आपका, तो मतलब जो चौथा ग्रुप है वो आगे है। तो 1 से 3 पे चलो, 1 से 3 क्या दिखा S, और जो मिथाइल क्या है आगे है, तो ये क्या हो गया आपको, ये R हो गया। इस वाले पे और चौथे वाले पे, लास्ट वाले का, इसका देखो इसमें नंबर 1 बेचारा ये खुद भी नंबर 1 नहीं होगा क्योंकि इसके बगल में बहुत बड़े बड़े ग्रुप हैं, निश्चित रूप से आँख मूंद के नंबर 1 होगा। लेकिन तो देखो कार्बन मिथाइल है, ब्रोमीन है आगे, इधर से दूर पड़ रहा है, ठीक है। चलो 1 नंबर, ये होगा 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, फिर से हाइड्रोजन ऊपर आ गया, तो क्या करेंगे 1 2 3, देखो 1 2 3, ये S दिखा और हाइड्रोजन कहाँ गया है, हाइड्रोजन ऊपर आ गया, तो क्या हो गया, ये भी R आ गया। तो इस तरह से हमने क्या किया, देखिए इसके यहाँ पर S आया, यहाँ भी S आया, यहाँ R आया, यहाँ पर R आया। आप एक काम करो, आपको अगर समझ नहीं आया एक बार वापस जाओ, वीडियो को बैक करके इसको दोबारा से देख लो, आपको पूरी तरह से ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करें, नॉर्ड बोरेन का सिस्टम में RS कन्फिग्रेशन निकाल रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने नॉर्ड बोरेन सिस्टम का RS कन्फिग्रेशन निकालना सीखा। इवन कि RS कन्फिग्रेशन में जितने भी एग्जाम्पल थे हम लोग कर चुके हैं, अब और भी कुछ एग्जाम्पल होंगे तो समय के साथ किया जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नॉमेनक्लेचर की तरफ। देखिए नॉमेनक्लेचर तो मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला, ऐसा नहीं कि मैं आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा क्योंकि IIT का या 11th 12th का सिलेबस है, लेकिन आपको नॉमेनक्लेचर से आगे बढ़ के आपको मैं वो सिखाऊंगा कि कभी अगर आप IIT एडवांस को पढ़ाइए तो वहाँ किस टाइप के नॉमेनक्लेचर आते हैं। क्योंकि समय बदल गया है, अब वो बच्चों वाले नॉमेनक्लेचर नहीं आते हैं जिसको 2 क्लोरो 3 ब्रोमो पेंटेन ब्यूटेन उस टाइप के एग्जाम्पल नहीं आते हैं। अब नॉमेनक्लेचर में RS को मिक्स किया जाता है, ठीक है। देखिए कैसे करना है इसको। चलिए इसका नाम लिखना है देखिए। चलिए फिलहाल शुरुआत करते हैं 2 एग्जाम्पल से, ठीक है। इन 2 एग्जाम्पल से हम शुरू करते हैं। इनको समझने के लिए सबसे पहले आपको एक और टर्म समझना होगा, EZ। ये EZ क्या होता है, पढ़ाई होगा आप लोगों ने, EZ क्या होता है। देखिए जैसे हम लोग CIP रूल पढ़ते हैं, CIP रूल में आपको जैसे कि ये हो गया हमारा, मान लिया हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, मिथाइल हो गया, मिथाइल हो गया, तो ये सिस हो गया, यहीं CH3 होता है, यहाँ हाइड्रोजन होता है, ये क्या हो जाता है, ट्रांस हो जाता है। लेकिन अब अगर सिस ट्रांस से ऊपर थोड़ा चले हम, तो हम एक ऐसे ग्रुप्स को लेते हैं जो सिमिलर नहीं होते। सपोज दैट इसको देखिए, इसको आप सिस ट्रांस तो बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है, इसको आप सिस ट्रांस नहीं कर सकते। ठीक है, इस एग्जाम्पल को देखिए, इसको क्या कहा जाए, इसको सिस ट्रांस तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। देखिए इस साइड को देखिए, CH3 और इस साइड में हाइड्रोजन है, इन दोनों में से बड़ा कौन हुआ, मतलब ज़्यादा एटॉमिक वेट वाला कौन हुआ था। आप बोलो सर CIP रूल में सिखाए हैं, डायरेक्टली ये कार्बन है, डायरेक्टली ये हाइड्रोजन है, सर ये 1 नंबर होगा, ये 2 नंबर होगा। बोले ठीक, इसमें आ जाए सर, इसमें क्लोरीन है सर, नंबर 1 होगा, नंबर और ये कार्बन है, नंबर 2 होगा। अब जरा देखिए तो ये कार्बन कार्बन क्या है, ये जो नंबर 1 अपोजिट साइड है, नंबर 2 भी अपोजिट साइड है, तो इसको कहा जाएगा E फॉर एंटजीन। क्या कहा जाता है उसको, इसको कहा जाता है एंटजीन, ENTZ एंटजीन, ठीक है। जबकि ये वाले एग्जाम्पल को देखिए तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, देखिए इन दोनों में से आपको एक एग्जाम्पल को थोड़ा बदल देते हैं। ये देखिए इस एग्जाम्पल को देखिए, ब्रोमीन फ्लोरीन, कि भाई यहाँ पर ये क्लोरीन है नंबर 1, तो ये कार्बन होगा नंबर 2, यहाँ फ्लोरीन है नंबर 1,
ब्रोमीन है नंबर 1 और फ्लोरीन होगा नंबर 2। तो इस बार दोनों क्या हो गया, सिमिलर नंबर वाले सेम साइड हो गए, तो इसको कहा गया जेड, यानी कि जुसामीन। तो एंथ्राजीन एंड जुसामीन ये नाम है इनके, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने बोला कि भाई जब ग्रुप सिमिलर ना हो, जैसे ग्रुप सिमिलर होते हैं तो भाई सेम साइड हुए तो सिस, अपोजिट साइड हुए तो ट्रांस। लेकिन जब ग्रुप सिमिलर ना हो, ग्रुप अलग अलग हो, तो उनकी प्रायोरिटी देखी जाती है। प्रायोरिटी के बिहार पे उनको नंबर कीजिए, 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर दोनों साइड। और फिर देखिए कि जो 1 नंबर वाले हैं वो एक साथ हैं, अगर वो एक साथ है तो क्या हो गया, जेड हो गया। अगर 1 नंबर या 2 वाले दोनों अपोजिट साइड हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, वो ई फॉर्म हो गया, दैट मीन एंथ्राजीन। चलिए इसमें आ जाइए। तो सबसे पहले 3 चीज़ें निकालने की, ये एंथ्राजीन है कि जुसामीन है, जेड ई निकालना है, और इन दोनों का आरएस निकालना है। तो चलिए सबसे पहले 3 दोनों का इसका निकाल लेते हैं। गौर से देखिए, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन। फिलहाल ग्रुप सेम हो गया, तो फिलहाल ये आपको क्या हो गया, ये सिस ट्रांस की कैटेगरी में आ गया, क्योंकि एक भी अगर सेम हो गए तो ये सिस ट्रांस की कैटेगरी में आ गया। तो चलिए इसको हमने क्या लिखा, अब ये सिस ट्रांस हम नहीं लिखना चाहते हैं, हम यहाँ पर ग्रुप लगा देते हैं सपोज कीजिए। अब ये सिस ट्रांस की कैटेगरी में नहीं रहा, क्योंकि इसके साथ देखिए कीटोन है, हाइड्रोजन है, मिथाइल और एक अलग ग्रुप है, तो अब ये सिस ट्रांस की कैटेगरी में नहीं रहा। चलिए इन दोनों में कौन बड़ा हो गया, तो बोले सर इन दोनों में ये 1 नंबर और इसको हाइड्रोजन है तो 2 नंबर मानेंगे। हमने अच्छा ठीक है, इन दोनों में देखो सर ये बड़ा ग्रुप है ना सर, इसको 1 नंबर मानेंगे, इसको 2 नंबर मानेंगे, तो ये हुआ क्या, 1 और 1 अपोजिट हो गए, तो क्या हो गया, ई हो गया। वेरी गुड, लिख दीजिए। इसमें आ जाओ, इसमें NO2 मतलब पीछे है, इसका मतलब हाइड्रोजन कहाँ होगा, आगे की तरफ होगा। चलो RS निकाल लो इसका। इसके लिए किधर जाओगे, कार्बन में डबल कार्बन, कार्बन में सिंगल कार्बन, बात खत्म, किधर चलोगे। तो ये नाइट्रोजन है तो नंबर 1, ये वाला नंबर 2, ये वाला नंबर 3 और ये हाइड्रोजन नंबर 4। तो कहाँ से चले भाई, 1 2 3 चलना है। ये रहा आपको कौन 1, ये रहा, इसको ये इसके लिए था, हटा दो उसको, ऊपर वाले के लिए था। ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, घुमाइए, क्या दिखा, R दिखा, और चूंकि हाइड्रोजन आ गया तो ये क्या हो गया, ये S हो गया। चलो इसमें आ जाओ, इसमें क्लोरीन आ गई है तो हाइड्रोजन इसका मतलब ऑटोमेटिकली कहाँ होगा, पीछे होगा। नंबर 1 दे दो इसको, नंबर 2 इसको देना होगा, नंबर 3 इसको, और नंबर 4 किसको, हाइड्रोजन को। तो 1 से 3 पे चलिए, 1 से 3, देखो ये क्या दिखा आपको, ये तो R दिख रहा है, और चूंकि हाइड्रोजन पीछे है इसलिए ये R का आ ही हो गया। तो इस तरह से क्या नाम हो गया भाई, इस तरह से नाम क्या हुआ इसका। हाँ चलिए नाम शुरू करते हैं, नंबर कर देते हैं, इन सारे नंबर को हटा दीजिए, बेवजह आपका स्ट्रक्चर गंदा कर रहे हैं। ये छोटे छोटे नंबर्स को हटा दीजिए, क्योंकि आप RS निकाल चुके हैं, अब नंबर लिख के क्या करना, जो आपका काम था वो तो हो चुका। देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसका E हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया, ये R हो गया, नंबर कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको पता है ये कीटोन है ना, तो कीटोन के लिए क्या नाम होता है, ओन होता है नाम, लेकिन उससे पहले लिखना होगा आपको, क्या लिखना होगा, देखिए ये नाइट्रो ये क्लोरो है, आपको लिखना होगा 7R क्लोरो, फिर लिखना होगा कौन 5S नाइट्रो, और कौन है भाई 4 पे मिथाइल है, ठीक है, MnOP के हिसाब से M पहले आना चाहिए, ठीक है। चलिए दोबारा हम लिखते हैं इसको, देखिए क्या हो गया 7R क्लोरो, ठीक है, फिर 4 पे मिथाइल हो गया, फिर 5S नाइट्रो, ओके। चलिए और क्या हो गया आपको, ये यहाँ से आपको 8 के लिए ऑक्ट हो गया, ठीक है। आपको 3 पे जो है क्या है, 3 पे ये है इन, ऑक्ट पे 3 पे क्या है, इन है, ई वाला इन है, और क्या हो गया आपको फिर 2 पे ऑन। तो इस तरह से आप इसका नाम को लिखेंगे, ठीक है। 7 पे R है, 4 पे मिथाइल है, 5 पे S है, फिर 8 के लिए क्या हो गया ऑक्ट, और आपको 3 पे इन है, तो 3 पे कौन सा इन है, ई वाला इन है, और फिर क्या हो गया 2 पे क्या हो गया आपको, 2 पे ओन हो गया कीटोन, ठीक है। इस तरह से हम इसका नाम लिखते हैं, ओके। आप बोलोगे सर कंफर्म कैसे हो सर कि आपका जो नाम है वो सही है। बोले काम कीजिए, इस स्ट्रक्चर को अपने दिमाग में बिठा के रखिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके देखिएगा। हम दोबारा बना रहे हैं स्ट्रक्चर को, हम सिर्फ इस नेम को यूज़ करके हम इसे दोबारा बनाएंगे। देखिए आपको पता होना चाहिए कि नाम लिखने दरमियान सबसे पहले क्या यूज होता है, पेरेंट, ऑक्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लो कहीं से भी नंबर कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। बोला 7 पे क्लोरो है,
7 पे क्लोरो है, ठीक है, लेकिन R है आपको, 7 पे क्या है, R क्लोरो। तो छोड़िए, हम चूंकि R का पता कैसे लगाएंगे जब तक कोई ग्रुप नहीं देंगे हम। चलो 7 पे क्लोरो, हमें पता है कि 7 पे क्या है, हमें 7 पे पता है क्लोरो, अभी नहीं पता है कि हमें क्या है, डॉट है या सॉलिड होगा। 4 मिथाइल, कुछ नहीं है तो 4 पे मिथाइल डाल दो। 5 पे नाइट्रो, भी नहीं पता 5 पे नाइट्रो कैसा है, ठीक है। ऑक्ट 3 पे ईन, 3 पे ईन है, ई वाला ईन है, हाँ ये लो दिख रहा है, 3 पे ईन है वो ई वाला है, ठीक है। चलो कुछ नहीं है, और 2 पे ऑन, तो 2 पे ऑन, ओके। अब बोल रहा है 7 पे क्लोरो है, तो भाई 7 पे क्लोरो है, निश्चित रूप से 1 नंबर तो क्लोरीन को ही जाएगा, ठीक है। 2 नंबर तो हमें इधर दिख रहा है, 3 नंबर इधर दिख रहा है, तो भाई इसका मतलब जो है क्लोरीन को कहाँ रखा जाए, आगे या पीछे। तो सोचो मन में कि सर हमारा ये हो गया 3, ये हो गया हमारा 2, ठीक है, और हमें किसको आगे रखना है। अगर हम क्लोरीन को आगे रखते हैं सर, तो हम क्लोरीन को आगे रखेंगे तो हाइड्रोजन हमारा पीछे जाएगा। तो 1 2 3, देखो सर ऐसे जाओगे तो R मिलेगा आपको, आपको R चाहिए ना 7 पे, बोले हाँ सर, इसका मतलब सर क्लोरीन को आगे रखो सर, तभी R आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली पीछे जाएगा, तो पलटने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। चलो हम बोले अच्छा ठीक है, तो फिर बताओ 5 पे क्या आया। अब बोले ठीक है सर देखते हैं। सर 5 पे नाइट्रो है सर, आपको पता है इस बार 2 किधर होगा सर, तो 2 बगल में है सर, इस साइड देखिए डबल बॉन्ड है सर, तो 2 इधर आएगा तो 3 इधर जाएगा, और ये तो 1 होगा सर, तो 2 इधर है 3 इधर है। अच्छा सर हम नाइट्रो को आगे रखते हैं सर, ऐसे 1 नंबर हाइड्रोजन पीछे रखते हैं, तो 1 2 3 सर देखो ऐसे R ऐसे बनेगा, R बनेगा और पलटने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो ये तो R ही रह जाएगा सर। लेकिन हमारा क्या है 5 पे S है, इसका मतलब सर हमें नाइट्रो को पीछे रखना होगा और हाइड्रोजन को आगे रखना होगा। देखिए यही था ना, एक बार वीडियो में पीछे जाके देखिए तो मिलाइए, यही स्ट्रक्चर होगा आपका। चलिए वेरी गुड। अब इस एग्जाम्पल पे आते हैं, ये वाले एग्जाम्पल को देखिए। इसमें इस वाले डबल बॉन्ड को तो बात मत कीजिए आप, ठीक है, इस वाले डबल बॉन्ड की बात कीजिए मत कीजिए, वो कुछ नहीं है। आप एक काम कीजिए, यहाँ थोड़ा सा बदल दीजिए इसको, ताकि इसी ट्रांस समझने में आपको आसानी हो। ये CH3, ये हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए सबसे पहले इस डबल बॉन्ड को देखा जाए तो क्या दिखेगा सर, इससे ज़्यादा भारी यहाँ पर है सर, और इससे ज़्यादा हैवी यहाँ पर है, तो ये क्या दिखा, ये तो आपको Z दिख गया। चलो नंबर मिटाओ, नंबर डिस्टर्ब करता है, ओके ये Z हो गया। आगे चलो, अब इसको चेक करो, इसमें हाइड्रोजन आगे है, हाइड्रोजन कहाँ है, आगे है। नंबर 1 किधर हो गया, देखो सर कार्बन में डबल कार्बन, इधर में कार्बन में सिंगल कार्बन, अरे भाई ब्रोमीन तो थर्ड बाद में देखेंगे ना, पहले यहाँ कार्बन में 1 कार्बन मिला, वहाँ कार्बन में 2 डबल कार्बन मिल गया, तो हो गया, वही ज़्यादा हो गया। तो ये 2 ये 3 और ये 1 तो है ही, तो क्या करेंगे हम 1 से 3 पे चलो, 1 2 3 देखो, 1 2 3 ये S देखो, 1 2 3 देखो, और चूंकि हाइड्रोजन आ गया तो क्या हो गया, R हो गया। चलो इस पर आ जाओ, इस पर ब्रोमीन आगे है तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली कहाँ होगा, पीछे होगा। तो ये 1 2 नंबर किसको दे, देखो यहाँ से जाओ कार्बन कार्बन फिर कार्बन, जबकि यहाँ क्लोरीन मिल गया, आँख मूंद के नंबर 2 इसको दो। हाँ ठीक है, उसके बाद में ऑक्सीजन मिलेगा, लेकिन यहाँ तो फिलहाल क्लोरीन मिल गया है, और वैसे भी क्लोरीन तो ऑक्सीजन पर डोमिनेट होता ही, और इसकी कोई बात ही नहीं करनी। तो 2 3 और ये 1, तो क्या हो गया 1 2 3 देखो, 1 2 3 S देखो, और हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली पीछे है, तो ये S का S ही रह गया। तो चलो कितनी सारी बातें आ गई यहाँ पर। चलो नंबर को मिटा दो पहले, इस नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं है, ना दोस्ती है ना दुश्मनी है, ठीक है। हमारा नंबर का हमारा काम खत्म हो चुका है, ठीक। अब इसका नाम लिखो, नंबर कर दो 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 ये 9 और ये 10। क्लास 10 आप लोगों ने 12th में तो IPS नोमेनक्लेचर पढ़ ही रखा होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम एल्केनोइक एसिड होता है, ये भी आपको पता ही होगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, देखो इसका नाम हो जाएगा, पहले ब्रोमो है फिर क्लोरो होगा, तो पहले हो जाएगा 4S ब्रोमो, फिर आ जाओ 6R क्लोरो, B के बाद C, उसके बाद 8 पे क्या आ गया भाई, 8 पे मिथाइल है, लेकिन वो कहीं ऊपर नीचे नहीं है, मिथाइल तो अपनी जगह पे ही है। मिथाइल ऊपर नीचे क्यों होगा वाला, क्योंकि मिथाइल तो sp2 पे है, तो वहाँ ऊपर नीचे का सवाल ही नहीं उठता। 8 मिथाइल, ओके। चलिए अब यहाँ से चलिए आगे, देखो आपके पास 10 है, तो 10 के लिए आप लिखो डीक। 7 पे डबल बॉन्ड है, तो 7 पे जो इन है वो कौन सा है भाई, तो 7Z। लेकिन 9 पे जो है डबल बॉन्ड उसमें कुछ नहीं, तो 7 9 क्या लिखेंगे, डाइन। देखो 7 और 9 पे क्या है, 2 बार डबल बॉन्ड है, तो 7 पे Z है लेकिन 9 पे कुछ नहीं, तो 7 9
डाइन, और लास्ट में 10 के लिए क्या हो गया आपको डाइन का लिखते डी डाइन, और लास्ट में क्या हो गया ओइक एसिड। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि लगातार 2 वोवेल आते हैं तो पीछे वाले वोवेल को आपको हटाना होगा, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा इस तरह से डाइनोइक एसिड। तो 4s ब्रोमो 6 R क्लोरो 8 मिथाइल डिक 7Z 9 डाइनोइक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया इसका आयोपिक नोमेनक्लेचर आपने क्लियर किया। आप बोलोगे नहीं सर हमें तो दोबारा से क्रॉस चेक करना है। हमने ठीक है भैया क्रॉस चेक करते हैं, मिटाओ इसको। अब एक बार इसकी स्क्रीनशॉट लेके रखिए या देखिएगा पीछे जाके कि मैंने क्या बनाया था। देखिए इसको दोबारा से ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं हमारे पास क्या है डीक मतलब 10 होता है। तो आ जाओ, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ से उठाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखना भाई थोड़ा टेस्ट स्ट्रक्चर अलग थोड़ा अलग हो सकता है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक ही स्ट्रक्चर बॉन्ड ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, तुम पैर मोड़ के सो चाहे खड़े होकर सो चाहे लंबे होकर सो, लंबाई थोड़ी घट जाएगी। ठीक है, तो स्ट्रक्चर सीधा होने से या टेढ़ा होने से लंबाई नहीं बदलती। चलो नंबर कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्या पढ़ा हमने डीक 7Z और 9 डाइन। ठीक है, चलो उससे पहले हम लोग पहले स्ट्रक्चर बिठाना होगा कि भैया ये ओइक एसिड है। चलो सबसे पहले ओइक एसिड बना दो। कोई नंबर नहीं दिया इसका मतलब 1 पे ही होगा। 4 पे ब्रोमो है, अभी हमें नहीं पता ब्रोमो कैसा है, लेकिन बस हमें ये पता है कि 4 पे ब्रोमो है। 6 पे क्लोरो है, हमें नहीं पता कहाँ क्या है आगे पीछे, लेकिन फिलहाल क्लोरो है। 8 मिथाइल, हाँ यहाँ क्लियर दिया हुआ है। ठीक है, आप बोलोगे सर आपने थोड़ी देर पहले इसको नीचे रखा इसको ऊपर रखा। बोले भाई सच में फ़र्क पड़ता है क्या इसको नीचे रखने इसको ऊपर रखने से? मुझे तो नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ता है, लेकिन आपकी खुशी के लिए वो भी कर सकता हूँ मैं। लोग आप ही लोग हैप्पी रहो। 8 के बाद क्या लिखेंगे आपको 9 10, 8 के बाद 9 और ये 10। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है मुझे उससे। अब कह रहा है कि 4 पे ब्रोमो हो गया, 6 पे क्लोरो हो गया और 8 पे मिथाइल हो गया। लो 8 पे मिथाइल हो गया। ठीक है, अब क्या है कि 7 पे क्या है जेड है, 7 पे जेड है, दिख गया आपको 7 पे जेड डबल बॉन्ड, ये देखो तभी तो देख रहे हो 7 पे क्या है देखो जेड है, मतलब हाइड्रोजन यहाँ रखोगे और देखो मिथाइल, तो हाइड्रोजन और इसमें बड़ा ग्रुप ये मिथाइल और इसमें बड़ा ग्रुप नीचे वाला। और 9 पे भी है, चलो 9 पे कुछ नहीं है, 9 पे नॉर्मल डबल बॉन्ड है, डाइनोइक एसिड हो गया। अब चलो अब करते हैं क्लोरो मतलब आर एस को सॉल्व कि भाई आर एस कहाँ से आया। नंबर 4 पे गया है तो ये एस मिला। सोचो 2 नंबर किधर जाएगा, कार्बन कार्बन क्लोरीन, कार्बन कार्बन कार्बन, इसका मतलब 2 नंबर इधर जाना है और 3 नंबर इधर जाना है। ब्रोमीन तो नंबर 1 होगा ही, तो सोचो 2 नंबर 3 नंबर और मान लो ब्रोमीन को हम आगे रखते हैं तो क्या होगा 1 2 3 ऐसे जाओगे तो क्या मिलेगा, ये तो एस मिल जाएगा। तो 4 पे क्या मिल रहा है, 4 पे तो एस मिल रहा है और हाइड्रोजन पीछे होना चाहिए। वेरी गुड, इसका मतलब ब्रोमीन को आगे रखो और हाइड्रोजन को पीछे रखो। पीछे देखो पीछे, चलो अब यहाँ देखो इस वाले को, इसकी बात करें अगर हम तो 6 पे क्या है 6 पे आर है। ओके, तो चलो इसमें डबल बॉन्ड 2 यहाँ होगा, 2 इधर 3 और ये क्लोरीन तो 1 होगा ही। चलो सोचते हैं 2 3 मान लो क्लोरीन को आगे रखते हैं, अगर क्लोरीन को हम आगे रखते हैं तो 1 2 3 देखो ये तो एस है और हाइड्रोजन और पीछे जाएगा तो ये तो एस ही रह जाएगा ना। इसका मतलब क्लोरीन को पीछे रखो और हाइड्रोजन को आगे रखो। अब देखो 1 2 3 तो 1 2 3 ये क्या दिखा एस दिख रहा है आपको, एस दिख रहा है और हाइड्रोजन आगे होने से क्या हो गया आर हो गया। इसका मतलब यहाँ पर क्लोरीन को कहाँ रखना है, क्लोरीन को आगे नहीं बल्कि क्लोरीन को पीछे रखना है। देखो अरे भैया वही स्ट्रक्चर है, परेशान मत होइए। ठीक है, वही स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड की लंबाई से कोई मतलब ये स्ट्रक्चर की लंबाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने आर एस कन्फिग्रेशन वाले नोमेनक्लेचर को भी देख लिया। अगर ये ई जेड नहीं रहे सिंपल सिस्ट्रॉन्स रहे तो आप सिस्ट्रॉन्स से लिखना। ठीक है, मान लो यहाँ पर मिथाइल ना देके ये क्या हाइड्रोजन देता तो फिर ये जेड वेड नहीं लिखते आप क्या लिखते सीधे इसको, क्योंकि हाइड्रोजन सेम था तो क्या लिख देते आप इसको, जेड नहीं लिख के क्या लिखते आप इसको फिर सिस लिख देते। ये देखो ये हाइड्रोजन रहता है इस तरह से तो आप ई नहीं लिख के क्या लिख देते आप इसको ट्रांस लिख देते। ठीक है, तो सिस ट्रांस और इजेड में थोड़ा बहुत सिमिलरिटी है, आप इसको देख लेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए
डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने जो भी टॉपिक्स पढ़े, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने पढ़े। अभी तक हमने आज ही लेक्चर में आर एस कन्फिग्रेशन को एक बार दोबारा से देखा। फिर हम लोगों ने आर एस कन्फिग्रेशन में आपको नॉन बोर्डिंग सिस्टम देखा, जिसको हम लोग कहीं नॉन बोर्डिंग नॉन सिस्टम भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था हमारा इजेड नोमेनक्लेचर, हमने वो भी देखा। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं और वो है हमारा इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसको हम लोग अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं, ठीक है। तो इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलिए चाहे अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलिए, एक ही बात है। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री और अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको मैंने लास्ट लेक्चर में छोड़ दिया था और मैंने बोला था कि इसको मैं ग्रुप थ्योरी में पढ़ाऊंगा, लेकिन इसकी यूजेज आ रहे हैं तो पढ़ाना पड़ेगा इसको। अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसको दिखाया जाता है एस से, एस एन से, ठीक है। इसको एस से शो किया जाता है अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री को। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिलैक्स है, आपको सीखना पड़ेगा। उससे पहले एक बार थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लें अपने क्या क्या था हमारा था इससे पहले। कौन कौन भाई? इससे पहले था प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको हम सिग्मा से दिखाते हैं। क्या था प्लेन ऑफ सिमेट्री? ध्यान होगा आपको, स्ट्रक्चर है, कोई भी स्ट्रक्चर, इसको दो बराबर भागों में कट जाया करिए। कोई भी स्ट्रक्चर है दो बराबर भागों में कट जाए ताकि दो इक्वल पार्ट्स में इसके फिगर आ जाए इस तरह से, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाता है। और भी एग्जांपल है प्लेन ऑफ सिमेट्री का, तो यहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। देखिए देखिए ये आ गया। तो कोई नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए ये क्लोरीन पीछे है, ये भी क्लोरीन पीछे है, ये ब्रोमीन आ गया, ये ब्रोमीन भी आ गया, यहाँ आगे ब्रोमीन पीछे क्लोरीन, तो कोई दिक्कत है, आप यहीं से काटिए, क्योंकि जो बॉन्ड कट गया उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। जो कट गया, मान लीजिए ऐसे था ना, आपने ऐसे काट दिया, तो देखिए इसको ऐसे काटा, तो इसके आगे पीछे होने का क्या फायदा जब ये कट ही गया। देखिए, और ब्रोमीन के आगे ब्रोमीन, क्लोरीन के आगे क्लोरीन, तो इस तरह से स्ट्रक्चर जो कट जाए, जो कट गया सो हट गया। ध्यान दीजिए, जो कट गया सो हट गया, जो कट गया उस पर अगर अलग अलग भी थे उससे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो पूरा एक साथ कट गया, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हमने ये प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ा। प्लेन ऑफ सिमेट्री के बाद फिर दूसरा हमने पढ़ा था कौन? सेंटर ऑफ सिमेट्री। एक बार पीछे की वीडियो देख लीजिए आप, लास्ट लेक्चर। सेंटर ऑफ सिमेट्री इसको हम लोगों ने दिखाया आई से, ठीक है। क्या था सेंटर ऑफ सिमेट्री? कि भाई कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर है, देखिए देखने में इसमें ढेर सारे लग रहे हैं क्या? इसमें आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, ध्यान दीजिए। क्या बोला मैंने कि ये जो स्ट्रक्चर है इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। देखिए, तो बोलोगे सर ये ब्रोमीन ऊपर है, इधर ब्रोमीन नीचे, हमने बिल्कुल मिलेगा आपस में। ये एक ऊपर है एक नीचे है, इसका सर इसमें क्लोरीन ऊपर, इसमें क्लोरीन नीचे, ये भी मिलेगा। इसमें OH ऊपर, इसका OH नीचे सामने वाले का, बिल्कुल मिलेगा। इसमें CH3 ऊपर, इसमें CH3 नीचे, बिल्कुल मिलेगा। देखो क्या हुआ, ये सभी एक जगह पे जाके कटे, इसी को क्या कहा गया? इसको कहा गया सेंटर ऑफ सिमेट्री। OH H H OH, देखिए ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा। बाकी यहाँ हाइड्रोजन, इसको तो कोई सामने सामने हाइड्रोजन ही तो है, देखो एक पॉइंट पे कट रहा है, तो ये क्या हो गया? ये आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री हो गया। और जिसका सबसे फेमस एग्जाम्पल था वो ये था COOH OH H, COOH H
OH, इसका H आगे, इसका H पीछे, मिला दीजिए। इसका OH आगे, इसका OH इसका PH OH आगे पीछे, इसका भी COH देखिए यहीं पर है, तो ये सभी एक ही जगह पे कट जाएंगे। मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के भी दिखाया था। तो ये क्या हो गया, आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री हो गया। ठीक है, मैंने इसके बारे में लास्ट क्लास में आपको बहुत अच्छे से बताया, लास्ट लेक्चर में, इसलिए आप उसको देख लीजिए तो आपको यहाँ दिक्कत नहीं होगी। ये तो मैं बता नहीं रहा, बस मैं ऐसे बस एक रिवीजन मार रहा हूँ इसका। उसके बाद था आपका कौन सा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको देखा जाता है CN से। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जैसे कोई एग्जांपल उठाइए, देखिए जैसे कि ये हो गया हमारा एक मॉलिक्यूल है, मान लीजिए कि ये मॉलिक्यूल CO2 है, कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, एक लीनियर मॉलिक्यूल है। देखिए इसके अंदर इस एक्सिस, ऊपर से एक एक्सिस डाला हमने, इस एक्सिस से क्या दिख रहा है, देखिए गौर से देखिए, ये स्ट्रक्चर है, हमने इसको 180 घुमाया तो एक सिमिलर स्ट्रक्चर बना, यानी 180 डिग्री घुमाया, तो फिर 180 डिग्री घुमाया तो वापस से ये मिल के वहीं पहुँच गया जहाँ ये था। इसका मतलब इसको 180 डिग्री से घुमाना पड़ता है, तो 360 डिवाइडेड बाई 180 इज इक्वल टू 2, तो ये है C2। देखिए आप कह सकते हैं कि ये 2 बार घूमेगा अपने एक्सिस के थ्रू, पहली बार में ये एक सिमिलर स्ट्रक्चर बनेगा और दूसरी बार में ये आइडेंटिकल बन जाएगा, है ना। देखिए ये देखिए, एक बार घुमाए तो इसको आधा घुमा, फिर दोबारा घुमाए तो पूरी तरह से घूम गया, यानी एक बार घुमाए तो पहले के जैसा बना और दोबारा घुमाए तो ये पहले ही बन गया, जैसा था ये पहले वैसे ही बन गया। आप यहाँ पर एक निशान देखो, यहाँ पर है निशान, ये इस ब्लैक पॉइंट को देखो, जब इसको 180 घुमाते तो ये पहले के जैसा बनता है, लेकिन पहले बार पहला नहीं बनता है, देखो वो नहीं आया। अब इसको घुमाए तो ये पहले जैसा, बिल्कुल एग्जैक्टली पहले जैसा बन गया। ठीक है, तो ये था हमारा कौन, C2। ये मान लो ये है BF3 मॉलिक्यूल, ये देखो, इसको घुमाओ यहाँ से ऐसे, देखो इसको घुमाते हैं, इसको घुमाना पड़ता है हमें 120 डिग्री से, देखो तो हमें मिलेगा C3। क्या मिलेगा हमें यहाँ C3 मिलेगा। सपोज दैट कि ये जो ये इस पार्टिकल को देखो, ये वाले को, ये डार्क है बिल्कुल, इसको जो यहाँ से 120 घुमाते तो ये यहाँ से यहाँ आ जाता है, ये 120 घुमाए, फिर घुमाओ तो ये यहाँ से यहाँ आ जाता है, फिर घुमाए और फिर घुमाओ तो तीसरी बार में ये यहाँ पहुँचता है। इसका मतलब इसको कितना घुमाना पड़ता है, इसको 120 डिग्री घुमाना पड़ता है। ये देखो इसको कितना घुमाए हम, इसको यहाँ से घुमाए यहाँ पर लाए तो 120 घुमा, फिर यहाँ से घुमाए यहाँ पे 30 डिग्री और फिर यहाँ से घुमाए तो यहाँ 120 आया। इसका मतलब क्या हुआ, ये C3 आया, जो क्या हो गया, ये C3 हुआ। तो ये आपको यहाँ से लाते, यहाँ पर इस तरह ला के इसको, तो क्या बनाया ये, इसने C3 बनाया। ठीक है, 120 के एंगल से आप 360 को डिवाइड कीजिए तो 3 आएगा, तो ये बना C3। एक C3 और आ सकता है, सपोज कीजिए कि हम अमोनिया बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम अमोनिया बनाते हैं। ये देखिए, ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल क्या है, ये अमोनिया मॉलिक्यूल है। इसके ऊपर एक्सिस लगाते हैं लोन पेयर टाइप से। ये देखिए, इसको 120 घुमाएंगे तो सिमिलर स्ट्रक्चर बनेगा। देखो यहाँ से यहाँ घुमाए 120, एक और स्ट्रक्चर बना, एक और 120 घुमाए, फिर बना तो वापस से वहीं पहुँच गया जहाँ ये था। तो ये भी क्या है, 120 घुमाए, आपकी आँख के सामने देखिए तो आपको 120 ही तो दिखेगा। देखिए तो ये क्या बन रहा है, सिमिलर स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये क्या हो गया आपको, ये C3 हो गया। इस तरह C4 ही बनेगा। ठीक है, और भी बनेंगे, इसमें आपको प्रिंसिपल एक्सिस होता है, सब्सिडरी एक्सिस होता है, हम लोग ग्रुप थ्योरी में अच्छे से इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आप ये जाने कि भाई इसमें एक्सिस और सिमेट्री की बात अगर करते हैं हम, तो यहाँ पर क्या सीखेंगे। तो जो इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करें, उसमें हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं किसका, CH4 का। देखिए CH4 में हमें चेक करना है, ये रहा C, ये रहा H, ये रहा H, ये रहा H और ये रहा H। इस एग्जांपल को देखिए, ठीक है, ये एक 3D स्ट्रक्चर है। इसमें हम स्ट्रक्चर को घुमाते हैं कितना सा, C4 से। देखिए अगर C2 से घुमाते तो ये घूम के यहाँ से यहाँ पहुँच जाता, ये यहाँ जाता, तो ये और ये यहाँ जाता। हम नंबर भी कर देते हैं 1 2 3 4। हम स्ट्रक्चर को C4 से घुमाते हैं। जैसे देखिए ये स्ट्रक्चर ऐसे है तो C2 से ऐसे हो जाता, बिल्कुल घूम जाता, बिल्कुल ऐसे। लेकिन C4 से कैसे घूमेगा, ये 1/4 घूमेगा, इतना सा, सिर्फ इतना 90 डिग्री घूमेगा। तो C4 से 90 डिग्री घूमेगा। तो जब C4 से 90 डिग्री घूमेगा तो होगा क्या कि जो नॉर्मल है वो कहाँ जाएगा, आपको जो प्लेन पे है वो अप डाउन आ जाएगा। देखो ये H1 कहाँ गया, अप पे। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको जब भी आप बनाइए स्ट्रक्चर को, तो ऊपर के लिए जब भी आप अप टू द प्लेन यूज़ कीजिए, इसको राइट साइड रखिए, ध्यान रखिए, और जो डाउन टू द प्लेन रखना है उसको लेफ्ट साइड रखिए। तो ये देखिए, और जहाँ तक इसकी बात रही, ये पीछे था, ये आगे आ गया, देखिए तो ये भी कहाँ आ गया, लाइन पे। और ये जो पीछे था, जो आगे था वो आपको कहाँ चला गया, पीछे जाके प्लेन पे आ गया।
देखिए हमने क्या बोला कि जब इसको आपने C4 से घुमाया तो H1 आगे आ गया, देखिए H2 पीछे चला गया। हम आगे वाले को हमेशा राइट में रखते हैं, उसमें कोई शक मत कीजिए आप, ठीक है। पीछे वाले को हमेशा लेफ्ट में रखते हैं। और जो हाइड्रोजन 4 पीछे था वो भी आगे आ गया, और जो हाइड्रोजन 3 था आगे वो पीछे चला गया, मतलब ये प्लेन पे और ये भी प्लेन पे। देखा, ये स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं है, देखो इसके ऊपर में अप डाउन है, इसके नीचे में अप डाउन है। और अब क्या करो इसका, आप रिफ्लेक्शन लगा दो। अब आप इसे रिफ्लेक्शन लगा दो। रिफ्लेक्शन बोले तो इस तरह इसका मिरर इमेज बना दो। इसका जब मिरर इमेज बनाओगे इसका मिरर इमेज ऐसा आएगा, H1 H2 और H3 और H4। और आप गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा सर ये दोनों स्ट्रक्चर तो क्या हो गया है, सिमिलर हो गया, एग्जैक्टली सिमिलर स्ट्रक्चर है। एटम भले सेम नहीं है, एटम की पोजीशन सेम नहीं है, लेकिन बाकी जो स्ट्रक्चर है वो एग्जैक्टली क्या है, सेम स्ट्रक्चर है। और अगर स्ट्रक्चर सेम हो गया तो इसी को कहा गया कि C4 में हमने क्या किया, रिफ्लेक्शन ऐड किया, तो ये क्या हो गया, ये S4 हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से कोई स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को घुमा के लाएंगे, उसको C4 से घुमाया, फिर उसको हमने इस तरह घुमाया और वापस देखा रिफ्लेक्शन लगा के, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर के जैसा हो गया। इसको क्या कहा गया, इसी को कहा गया आपको क्या, आपको इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। चलिए ओके। आप इसको एज्यूम कीजिए एक बॉक्स के अंदर। आपने पहले भी ऐसा कर रखा है जूनियर क्लासेस में, एक बॉक्स बनाइए। एक बॉक्स बनाइए और इसके अंदर CH4 को रखिए। तो हम C को यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो देखो अब हम किसी को प्लेन पे नहीं रख सकते क्योंकि ये बॉक्स खुद प्लेन पे नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास बेटर ऑप्शन ये होगा कि हम एक हाइड्रोजन को यहाँ रख दें, एक हाइड्रोजन को यहाँ रख दें, एक हाइड्रोजन को यहाँ रख दें और एक हाइड्रोजन को यहाँ रख दें। देखो ये जो CH4 बना ये भी प्लेनर नहीं है, देखो दो ऐसे है और दो ऐसे, बिल्कुल एकदम। अगर इसको प्लेनर मानोगे तो ये आगे पीछे हो गया, इसको प्लेन मानोगे तो ये आगे पीछे हो गया। चलो तो ये हाइड्रोजन नंबर 1, ये हाइड्रोजन नंबर 2, ये हाइड्रोजन नंबर 3 और ये हाइड्रोजन नंबर 4 हो गया, ठीक है। क्या लगाएंगे इसमें लगाएंगे C4। जैसे इसमें C4 लगाते हैं, C2 नहीं लगाएंगे, C2 लगाएंगे तो फिर पहले जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा। हम इसमें C4 लगाते हैं, C4 लगाएंगे तो ये खिसकेगा, ये कितना से 90 डिग्री खिसकेगा। तो ये 3 आ जाएगा यहाँ, ये 4 आ जाएगा यहाँ, ये 2 आ जाएगा यहाँ और ये 1 आ जाएगा यहाँ। ये देखिए, इसको बीच वाले से एडजस्ट कर सकते हैं आप। ये बना। और चूंकि हम C4 लगा चुके हैं, अब C4 के बाद अब इसमें रिफ्लेक्शन लगा दीजिए, इसका मिरर इमेज बना दीजिए। तो जब इसका मिरर इमेज बनाते हैं देखिए क्या बना, ये देखिए C, ये हाइड्रोजन नंबर 3 यहाँ पर है, देखो इस जगह पे हाइड्रोजन नंबर 3 है, हाइड्रोजन नंबर 4 यहाँ पर है, और जो 1 है वो इस जगह पे, इसके मिरर इमेज यहाँ पर, ये हाइड्रोजन नंबर 1 और हाइड्रोजन नंबर 2 कहाँ है आपको, यहाँ पर, इसके ठीक सामने ऑपोजिट साइड में यहाँ पर है। और मिलाइए H से, देखिए एटम भले ही अलग हो लेकिन स्ट्रक्चर सेम बना है। देखिए ये फर्स्ट स्ट्रक्चर था, सेकेंड इसके जैसा नहीं बना, गौर से देखिए कहाँ ये पोजीशन पे देखिए एटम है, यहाँ तो एटम है ही नहीं। देखो 1 और 2 यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ एटम है, यहाँ कुछ नहीं है। जो कि इसके नीचे आई है, जो थर्ड वाला स्ट्रक्चर बनाया हमने, तो देखिए 1 देखिए 1 और 2 है, 4 और 3 है, कोई दिक्कत नहीं। 3 और 4 है, देखिए 1 और 2 है, 1 है और ये क्या हो गया, आपको घूम जाएगा। तो ये आपको चलिए एटम का पोजीशन मैं आपको बता दूँ, ये हाइड्रोजन नंबर 2 है, देखिए, लेकिन स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम हो गया। ये एटम सेम नहीं है लेकिन स्ट्रक्चर सेम हो गया। और अगर स्ट्रक्चर क्या आपको सेम हो गया तो क्या हो गया, ये C4 और प्लस रिफ्लेक्शन, इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया
S4। क्या कहा गया इसको? इसको कहा गया S4। चलिए, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोबारा करते हैं। इस एग्जांपल को देखिए, मैंने आपको बताया था कि भाई इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए सबसे पहले आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगाना होगा। इसको कितने से घुमा सकते हैं भाई? इसके काम कीजिए, घुमाइए, देखिए आप सीखिए, बाद में आप खुद करने लगिएगा। इसको घुमाइए C2 से, यहाँ से डालिए एक एक्सिस और यहाँ से लगाइए C2। जब आप इसको घुमाएंगे तो ये बन जाएगा आपके पास, ये देखिए, ये मिथाइल हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और ये मिथाइल हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ऐसा ले आए। और अब आप इसका क्या कीजिए, रिफ्लेक्शन कर दीजिए इसका। देखिए, ये मिथाइल ऊपर, ये हाइड्रोजन नीचे, हाइड्रोजन ऊपर, मिथाइल नीचे, देखिए तो आ गया सिमिलर। तो चूंकि C2 प्लस रिफ्लेक्शन किया है तो आप कह सकते हैं कि टोटली क्या हुआ यहाँ पर, तो S2 हुआ है। देखिए, C2 प्लस रिफ्लेक्शन किया तो ये S2 हो गया। आप एक काम कर स्टार भी लगा सकते हैं अपनी पहचान के लिए। देखिए, ये मिथाइल है तो इसका C2 घुमाए तो ये मिथाइल यहाँ आ गया, देखो ये मिथाइल यहाँ, इसमें डबल स्टार लगा दो, ये मिथाइल, ये स्टार वाला यहाँ और डबल स्टार वाला यहाँ आ चुका है, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ। और जब घुमाते हैं तो देखिए, इससे आपको ये पता चल रहा है कि स्ट्रक्चर पहले के लिए एग्जैक्टली एटम अपनी जगह पे नहीं है। देखिए, यहाँ मिथाइल सिंगल स्टार था, यहाँ डबल स्टार था, यहाँ डबल स्टार है, यहाँ सिंगल स्टार है, एटम घूम गया है, एटम अपनी जगह पर नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर एग्जैक्टली मैच कर रहा है पहले वाले से। ठीक है, दैट्स वाई कि ये क्या हो गया आपको, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और जिससे ये घुमाया गया C2 घुमाए और रिफ्लेक्शन लगा दी तो S2 हो गया। इस एग्जाम्पल को देखिए, ठीक है, इसको क्या किया जाए, इसको भी C2 लगाइए। देखिए, आप इसमें C2 कहीं और से लगाइएगा तो मान लीजिए यहाँ से C2 लगाते हैं तो ये ब्रोमीन तो यहाँ आ जाएगा, ये ब्रोमीन तो यहाँ आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर मिथाइल ऊपर हो जाएगा, यहाँ पर मिथाइल नीचे आ जाएगा, तो आपको मिलेगा कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए, आप कहीं से भी ऊपर से मान लीजिए आप यहाँ से C2 लगा दिए, यहाँ पर आपने क्या किया, ऊपर से यहाँ से C2 लगा दिया। जब आपने ऊपर से C2 लगाया तो क्या मिला आपको, ये देखो, ये BRH यहाँ पहुँच गया और ये वाला BRH यहाँ आ गया। ये देखो, ये जब घुमाया आप इसको ऐसे घुमाए तो ये मिथाइल हाइड्रोजन यहाँ आ गया ऊपर वाला, और ये वाला मिथाइल हाइड्रोजन वहाँ पहुँच गया। ये देखो, आप ऐसा कर दिए। और अब आप क्या कर सकते हो इसका, अब आप रिफ्लेक्शन लगा दो। ठीक है, जैसे इसका रिफ्लेक्शन लगाया आप, क्या मिला आपको, थोड़ा बड़ा बना दीजिए, तो ये बिल्कुल देख के करना, Br और ये H, इस साइड में देखो H, ये Br, इस साइड में क्या मिला आपको, देखो H मिथाइल है तो मिथाइल H, और इस साइड में क्या मिला आपको, H और ये मिथाइल मिला। जरा गौर से देखो तो पहले और तीसरे वाले एग्जैक्टली सिमिलर है, देखिए, है ना, ऊपर H नीचे Br, ऊपर मिथाइल नीचे हाइड्रोजन, ऊपर Br नीचे हाइड्रोजन, ऊपर हाइड्रोजन नीचे मिथाइल, देखो एग्जैक्टली सेम मिल गया हमें स्ट्रक्चर। तो चूंकि C2 घुमाया था और प्लस रिफ्लेक्शन लगाया हमने, तो हमने क्या बोला कि ये क्या है भाई, तो ये S2 है। चलिए, इसकी बात करते हैं। आपके समझ दिमाग में उठ रहा है सर कम से कम स्टार्टिंग में कितना से घुमाए, जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो वो मिनिमम क्या हो मेरी, तो वो मिनिमम आप रखिए। ठीक है, कम से कम कितना घुमा सकते हैं आप उसको वो रखिए। क्या इसको C4 घुमा सकते थे, बोलते नहीं सर C4 घुमाते हैं ना सर तो एटम अपनी जगह से ही बदल जाता, फिर रिफ्लेक्शन करके भी आपको कुछ नहीं मिलता। ठीक है, आप अगर इसको यहाँ से एटम, अगर आप इसको C4 ले जाते तो ये यहाँ आ जाता, ये यहाँ आ जाता, मिथाइल यहाँ आ जाता, फिर आप रिफ्लेक्शन करके मिथाइल यहाँ उल्टा आता, जबकि यहाँ तो HBr था, यहाँ तो H मिथाइल आ जाता, तो ये पॉसिबल नहीं था। इसलिए कम से कम उसको इतना घुमाइए कि जिस एटम की लोकेशन जहाँ पर है उस टाइप के एटम वहीं पहुँच जाएँ। मेरी बात को ध्यान से देखिए, सुनिए कि मैंने क्या बोला कि आपको मिनिमम जो रिफ्लेक्शन स्टार्टिंग वाला होता है, जो हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है, वो कम से कम इतना लगना चाहिए कि जो जहाँ था एटम उस टाइप का, उसकी कैटेगरी का एटम वहीं पहुँच जाए। इस बात को ध्यान रखिए आप। ठीक है, अब जैसे इसको देखिए, यहाँ पर मेरी इसी बात को फॉलो कीजिए आप, इसको कम से कम कितना घुमाया जाए। आप बोलो सर ये बेंजीन है सर, बेंजीन जो एंगल बीच में बनता है सर ना, वो बनता है आपको कितना, 60 डिग्री बनता है सर। 60 डिग्री बनेगा, इसका मतलब 360 डिवाइडेड बाय 60 इजिकल टू 6। तो बोलो सर हम कम से कम को C6 से घुमा सकते हैं।
हमने चेक बात है, C6 से घुमाइएगा तो क्या होगा, बोले C6 से घुमाएंगे ना सर तो ये क्लोरीन यहाँ पहुँच जाएगा, तो क्लोरीन ही पहुँचेगा। हमने एक काम करो, घुमाओ इसको C6 से घुमाओ, तो C6 से घुमाए तो क्या बना, देखो तो C6 से घुमाने में हमें ये मिला क्लोरीन 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 और ये क्लोरीन। ठीक है, बोलो हाँ सर ठीक है, मिल तो गया, अच्छी बात है। अब रिफ्लेक्शन लेना है, बिल्कुल रिफ्लेक्शन लेना है। चलिए अब रिफ्लेक्शन कहाँ से लिया जाए, इसको रिफ्लेक्शन अगर आपको लेना है तो अब आप बोलोगे सर रिफ्लेक्शन कहाँ से लें इसको, तो रिफ्लेक्शन अगर आप नीचे से लोगे तो नहीं होगा ना, साइड से लोगे तो भी नहीं होगा, इधर से लोगे तो भी नहीं होगा। देखो आप ऐसे लोगे तो यहाँ क्लोरीन डॉट आ जाएगा, यहाँ क्लोरीन, लेकिन एग्जैक्टली प्रॉब्लम वो नहीं, प्रॉब्लम तो ये भाई कि एक क्लोरीन पीछे एक क्लोरीन आगे है, तो आगे पीछे का रिफ्लेक्शन तो आप ये साइड से थोड़ी ले सकते हैं भाई साहब। अगर आपको आगे पीछे का रिफ्लेक्शन लेना है तो आगे पीछे का रिफ्लेक्शन भी तो आपको आगे से ही लेना होगा, इसका मतलब इसका रिफ्लेक्शन वहाँ से नहीं होगा, रिफ्लेक्शन इसका बिल्कुल आपको आगे से लेना होगा। देखिए इसमें क्लोरीन ऊपर नीचे का ले रहे थे, तब हम नीचे से ले रहे थे कि नीचे के लिए वो ऊपर नीचे होगा। देखो जब ऐसे देखोगे तब यहाँ से आपको एक ऊपर दिखेगा एक नीचे दिखेगा, लेकिन यहाँ तो आपको आप सामने दिख रहा है, एक क्लोरीन पीछे गया एक क्लोरीन आगे गया। आप साइड से लोगे तो कैसे पता चलेगा, आपको यहाँ सामने से लेना होगा ऐसा रिफ्लेक्शन। देखो एक क्लोरीन पीछे एक क्लोरीन आगे, एक क्लोरीन पीछे एक क्लोरीन आगे, तो आप सामने से इसका रिफ्लेक्शन निकालो। जब इसका आप सामने से रिफ्लेक्शन निकालोगे तो मन में सोचो क्या आएगा, देखो ध्यान दो, जब इसका सामने से आप रिफ्लेक्शन निकालोगे तो जो क्लोरीन आगे की तरफ है वो सामने वाले रिफ्लेक्शन में पीछे दिखेगा, जो क्लोरीन पीछे की तरफ है वो सामने वाले रिफ्लेक्शन में आगे दिखेगा, आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे, यानी क्या बनेगा आपके पास इसका सेम रिफ्लेक्शन। इसका रिफ्लेक्शन लोगे सामने से कोई रिफ्लेक्शन लेना होगा, देखो साइड से नहीं लेना होगा, जो आगे पीछे का रिफ्लेक्शन साइड से आ ही नहीं सकता है, कैसे आएगा भाई, सामने से तो वो दिखेगा ही नहीं ढंग का। देखो जो क्लोरीन आगे है वो क्लोरीन का रिफ्लेक्शन है वो पीछे दिखेगा, जो क्लोरीन पीछे है वो आगे दिखेगा, जो क्लोरीन पीछे है वो आगे दिखेगा, जो क्लोरीन आगे है वो पीछे दिखेगा, जो क्लोरीन आगे है वो पीछे दिखेगा, जो क्लोरीन पीछे है वो आगे दिखेगा। देखिए मैच कर गया, एग्जैक्टली मैच कर गया। हाँ भले एटम मैच नहीं किया, देखिए 1 2 3 4 5 6, किसका दो 1 2 3 4 5 6, देखिए अब इसका रिफ्लेक्शन भी तो वही आया ना, 6 1 2 3 4 5, देखिए इससे मैच तो कर ही नहीं रहा एटम, तो एटम तो वैसे ही मैच नहीं करेगा, एटम तो वैसे ही मैच नहीं करेगा, लेकिन फिर क्या मैच करेगा, तो एटम भले ही मैच ना करे लेकिन उसका जो है लोकेशन जो पोजीशन है वो तो एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो अगर एग्जैक्टली मैच कर रहा है, देखिए टाइप स्ट्रक्चर बिल्कुल मैच कर गया, इसको हमने क्या बोला, C6 प्लस रिफ्लेक्शन था, इसको हमने बोल दिया S6। क्या बोल दिया इसको हमने, इसको बोला हमने S6। लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसलिए इसको गौर से देखिए। C6 के साथ रिफ्लेक्शन तो आपने करा दिया, तो आपको S6 मिल गया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई अभी, देखिए कहानी अभी आगे भी है। हम इसको S6 ले आए, अच्छा एक काम करते हैं, इसको C2 से भी घुमा के देखो, ठीक है। अच्छा C3 से घुमाओगे तब भी तो, C3 से घुमाओगे तो एटम ही सेम जगह पे आ जाएगा, फिर तो कुछ रहेगा ही नहीं। C3 से घुमाओगे ये 1 यहाँ से वहाँ आ जाएगा, ये 3 यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये आगे वाला आगे ही रहेगा, मतलब जो आगे वाला आगे रहेगा पीछे वाला पीछे रहेगा, इसलिए C3 से घुमाओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। आप C3 से घुमा के देखो तो क्या मिलता है आपको, तो C3 से घुमाओगे तो आपको जो जहाँ है वही मिलेगा। देखो हाँ ये 1 व 6 वाला है, ये यहाँ पहुँच जाएगा 6 नंबर, ये 2 वाला है ये 4 पे पहुँच जाएगा, और ये 4 वाला है ये यहाँ पहुँच जाएगा। देखो ये 1 वाला है 3 पे पहुँच जाएगा, देखो ये 3 वाला है ये यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है, ये 5 वाला है ये यहाँ पहुँच जाएगा। तो ये तो पहले ही मैच कर गया स्ट्रक्चर, तो C3 लगाने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। चलो फिर क्या लगाओ, फिर C2 लगा दो। क्या लगाना है यहाँ पर, C2 लगा के ट्राई करो, क्योंकि उससे भी स्ट्रक्चर बदलेगा। चलो C2 लगाया हमने, C2 कहीं से भी लगा, ऐसे लगा पलट जाएगा, बिल्कुल ऐसे लगाओ ऐसे पलटेगा, जिधर से लगाना उधर से लगाओ। हमने C2 लगा दिया, मान लो यहाँ से हम C2 लगाते हैं ऐसे, जो ये है ना यहाँ से C2 लगा दिए, जैसे ही यहाँ से C2 लगाए क्या हो गया, देखो
ये स्ट्रक्चर पलट गया, जो स्ट्रक्चर पीछे था वो स्ट्रक्चर आगे आ गया, जो स्ट्रक्चर आगे था वो पीछे चला गया। देखो Cl1 Cl4, और क्या हो गया, जो आगे था वो क्लोरीन आगे से कहाँ चला गया, ऐसे था ना, ऐसे ऐसे हो गया, यानी कि क्या हो गया Cl6, और ये भी आगे था तो ये भी क्या हो गया आपको Cl2 चला गया। ठीक है, देखो ना ऐसे था ना, ये इस तरह से था, Cl2 और Cl6 घुमाए, ये पीछे चला गया, देखो Cl6 Cl2 देखो। और जो Cl3 Cl5 आगे था, ये ऐसे था ना, इसको घुमा दो, ये क्या हो जाएगा, दोनों आगे हो जाएगा, मतलब कि ये Cl5 यहाँ पहुँच गया और ये Cl3 यहाँ पहुँच गया। लो, तो आपने दोनों को इस तरह से मिला दिया। चलो अब क्या कर, अब फिर रिफ्लेक्शन लगा दो। ठीक है, रिफ्लेक्शन तो आपको लगाना ही पड़ेगा, और चूंकि आगे पीछे तो रिफ्लेक्शन आपको सामने से लगेगा, ये इस तरह से लगा दो रिफ्लेक्शन। तो जैसे रिफ्लेक्शन आपने लगाया, क्या मिला, देखो ये Cl पहुंच गया यहाँ Cl1, फिर ये Cl जो 6 था वो आगे आ गया, जो 5 था वो पीछे चला गया, जो 4 था वो आगे आ गया, जो 3 था वो पीछे चला गया, जो 2 था वो आगे आ गया। देखिए एग्जैक्टली सिमिलर स्ट्रक्चर बना। तो ये C2 के साथ रिफ्लेक्शन आपने करवाया है, इसलिए ये क्या हो गया, इसको कहा गया क्या, S2। यानी ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें S6 भी है और ये S2 भी है, यानी ये S6 अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री से भी घूमता है, S2 अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री से भी घूमता है। और इन सब के बावजूद इसमें एक और चीज़ है, आप स्ट्रक्चर को पहले नोट कीजिए, मैं आपको एक और नई चीज़ बताने जा रहा हूँ, आपको देखना हो, उसको दोबारा देखिए। इसको मिनिमम घुमाया हमने, इसको देखिए हमने घुमा सकते थे C6 से, C3 से भी घुमा सकते हैं, C2 से भी घुमा सकते हैं। C6 से घुमाए तो आपको एक अलग स्ट्रक्चर मिला, रिफ्लेक्शन किया, पहले जैसा स्ट्रक्चर मिल गया। C2 से घुमाए, एक अलग स्ट्रक्चर मिला, रिफ्लेक्शन किया, पहले जैसा मिल गया। C3 से घुमाओगे तो आपको डायरेक्टली स्ट्रक्चर पहले जैसा ही मिल जाएगा, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो C3 लगाओगे तो उसमें अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा। चलो, लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट, आपको सीखना चाहिए इसके बारे में। मेरे एक फ्रेंड से बंसल में जब वो IIT JEE के एडवांस फैकल्टी के लिए रिक्रूटमेंट के लिए गए हुए थे, तो उनसे ये सवाल पूछा गया था। तो उन्होंने फिर मुझसे पूछा, तो मैंने बोला नहीं, ये तो इतना आसान सा सवाल है। और उस सवाल के बिहाफ पे उनकी जो सैलरी थी वो कम से कम 15-20 लाख रुपए कम हो गई। मजाक की है ना। चलिए, तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर भी आपने बनाया है, इसमें क्या क्या है, क्लोरीन, C3 है, S2 है, S6 है, लेकिन एक और चीज़ है जो आप शायद देख नहीं पाए अभी तक, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये क्लोरीन रहा नीचे, इसके ठीक सामने वाला क्लोरीन है ऊपर, ये देखो, एक क्लोरीन आगे एक क्लोरीन पीछे, यूं मिला डायगोनल, ये क्लोरीन आगे ये क्लोरीन पीछे, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे मिल गया ये भी। और ये क्लोरीन पीछे ये क्लोरीन आगे, देखो स्ट्रक्चर एग्जैक्ट नहीं बना, बट ये सभी देखो ना, एक क्लोरीन ऐसे मिल गया, ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे मिल तो गया, एक पॉइंट पे कट रहा है, इसका मतलब इसमें एक और क्या चीज़ है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। देखो इसके अंदर C3 है, इसके अंदर S2 है, इसके अंदर S6 है प्लस I है, और भी चीज़ें हैं वो बताना अभी नहीं बता सकता, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये समझिए इसमें क्या हो गया, C3 तो दिखा आपको, S2 भी दिखा, S6 भी दिखा, और एक और क्या चीज़ दिखाई मैंने आपको, तो मैंने आपको दिखाया एक क्या, सेंटर ऑफ सिमेट्री मैंने आपको दिखाया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में हमने क्या क्या देखा, इस क्लास में हमने देखा RF कन्फिग्रेशन को दोबारा से एक बार बूस्ट किया, उसके बाद फिर हमने EZ नोमेनक्लेचर देखा, नॉर्ड बोडेन सिस्टम देखा, और उसके बाद दोबारा से एक बार हम लोगों ने रिवाइज किया आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो हमारा था ये अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री या इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अच्छे खासे सवाल इससे पूछे जाते हैं, आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, इस पर और भी जो भी क्वेश्चन है आप उसको समझिए। ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, मैं PK सिद्धांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।